बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं और ओम माथुर दोनों मिलकर किसी मुद्दे पर बात करते हैं, चिंतन करते हैं और जो सीधी सच्ची बात होती है उसे बयान करके अपने कर्तव्यों की तीसरी करते हैं। ओम माथुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, परिचय के मोहताज नहीं। बड़े बड़े चैनलों पर आपने उनको देखा होगा, बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, उनके ब्लॉग्स प्रमाणित और चर्चित रहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ओम जी। और ओम जी, मैं आज जिस मुद्दे पर अपन बात करना चाह रहे हैं वो मुद्दा है कि राजस्थान में कोचिंग संस्थान जो हैं उनके अच्छे दिन हैं या बुरे दिन हैं, क्या थे, क्या आने वाले हैं, इस पर आप थोड़ी सी चर्चा की शुरुआत करें। सुरेंद्र जी, कोचिंग पिछले कुछ सालों से अब एक व्यवसाय का रूप ले लिया और बहुत बड़ा व्यवसाय जिसमें करोड़ों अरबों का टर्नओवर। हाँ, बिल्कुल इंडस्ट्री बन चुका है। कुछ कोचिंग संस्थान तो ऐसे हैं जिनका करोड़ों का टर्नओवर है। राजस्थान में ऐसे बहुत कोचिंग संस्थान जी हैं। जी जी। अच्छे दिन कोचिंग संस्थानों के अब तक थे जब तक सरकार की नई गाइडलाइन नहीं आई थी जी। अब जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर एडमिशन नहीं दे सकते जी। जबकि कोचिंग सेंटरों की जो असली कमाई थी वो 14 से 16 वर्ष तक के बच्चों के बीच की उम्र की ही थी, क्योंकि नीट और जो उसकी तैयारी करते थे बच्चे वो सारी तैयारी डमी कैंडिडेट बन करते स्कूलों के। वो जी, स्कूल में 8th क्लास में स्कूल में एडमिशन ले लेते थे और 9th 10th और 11th के अंदर वो कोटा, सीकर, कुचामन, नागौर यहाँ और ऐसी स्कूल हैं कुछ हर शहर में आइडेंटिफाई जहाँ केवल डमी कैंडिडेट ही पढ़ते हैं। उनके कुछ नहीं साल की फीस जमा करते हैं। अपने अजमेर में ऐसी बहुत सारी स्कूल हैं। जी बिल्कुल है। तो अब जब 14 साल के बाद आप 16 साल से प्रवेश नहीं दे सकोगे और केवल हायर सेकेंडरी कक्षा के बाद ही प्रवेश मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ बहुत बड़ा सेटबैक इन कोचिंग संस्थानों को लगेगा। बिल्कुल। जो बच्चे बड़ी संख्या में, कोटा की हम बात करते हैं, कोटा कोचिंग संस्थान पिछले 2-3 साल से बर्बादी कगार पर आ गया, लगभग कगार पर आ चुका था और अब उसको थोड़ी ऑक्सीजन मिलने लगी थी। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों से अपील की अपने बच्चों को भेजो, वहाँ के कलेक्टर और एसपी खुद अपील कर रहे थे लोगों से। लेकिन अब ये जो नया दिशा निर्देश है, क्योंकि कोटा में सारी तैयारी नीट और इसकी होती है, तो अब जो नीट IIT की तैयारी करते हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार के निर्देशों का पालन कितना होता है, मैं सुरेंद्र जी बताऊं आपको। 2022 में कोटा में स्टूडेंट थे 2,30,000 कोचिंग में कुल मिलाकर 2,30,000, मतलब एक पूरे शहर की आबादी के बराबर, पूरे शहर की आबादी कोटा के अंदर रहती थी और वो विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से आती थी। वो 2022, उसके बाद 2023 में घट के वो 1,80,000 हो गए जी, और पिछले साल स्थिति हो गई घट के 1 लाख हो गए। तो बिल्कुल आप देखिए करीब 40 से 50% गिरावट आ गई। और इसका कारण यह भी रहा कि कोटा में जिस तरह से आत्महत्या के मामले बढ़े और कोटा में जिस तरह हॉस्टल और मेस महंगे हुए, उसका असर पड़ा लोगों पे। और सबसे बड़ा कारण जो आत्महत्या का नकारात्मक पब्लिसिटी हुई देश भर में, और नकारात्मक इसलिए कह रहा हूं मैं कि इससे बुरा असर पड़ता है। हालांकि जो बच्चों पर दबाव रहता है कोचिंग के बच्चों की स्थिति है वहाँ पे, जो प्रतिस्पर्धा है उसमें बच्चे नेचुरली अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स बहुत कम लोग बच्चों के वहाँ के रहते हैं। सारे बच्चे अकेले पढ़ते हैं। अब आप 24 में से 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सोने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, तो बच्चे में डिप्रेशन आता है। और एक मध्यम वर्ग का जो बच्चा होता है उसे लगता है मेरे पिताजी ने 2.5-3 लाख रुपए मेरे खर्च कर दिए एक सत्र के लिए, अगर मैं पास नहीं हुआ तो अब मैं मेरे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, परिवार को क्या मैं दिखाऊंगा। 2.5-3 लाख रुपए मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और उनको दिखता है कि उनके कैसे पेट काटा जा रहा है, कैसे बहनों की फीस काटी जा रही है, कैसे घर की जिम्मेदारियां काटी जा रही हैं और वो बजट किस तरीके से करा जा रहा है। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है, इसलिए आत्महत्याएं होती है। कोटा में पिछले करीब 2 साल में 30 से 35 आत्महत्याएं हो चुकी है जी। 16 साल 14 साल के बच्चे आत्महत्या दे रहे हैं, या वो बच्चे जो 2 बार में पास नहीं हो पाते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब कोटा का इस बार जो प्रयास किए गए सामूहिक लोगों द्वारा, उससे लग रहा था कुछ वापस उसको बूस्ट अप मिलेगा, पर ये नया निर्देश आया है, इससे मुझे लग रहा है कोटा में असर ज्यादा पड़ेगा। दूसरी बात, कोचिंग आप देखिए, अपन आज तक शराब माफिया, बजरी माफिया का इस्तेमाल, अब कोचिंग माफिया करने लग गया था बीच में। हाँ बिल्कुल, कोचिंग बीच में क्या, अभी भी कोचिंग माफिया है। आज ठीक है, ट्रांसफर हो गया कोचिंग माफिया का, कोटा में नहीं रहे, सीकर चले गए, नागौर चले गए और जगह बट गए, लेकिन वहां पर भी वही चल रहा है। और इनकी तरक्की आप देखिए ना, इतनी जल्दी जल्दी ब्रांच खोली इन लोगों ने। आप पैसे कहाँ से ला रहे हैं, तब आप फीसें इतनी ले रहे हैं। आप अभी एक जोधपुर के जो छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का रेट पड़ी है जी, उसमें बता रहे हैं 800 करोड़ की डील हुई है उसमें और एक दूसरे कोचिंग सेंटर के अंदर। 800 करोड़ डील, आप सोचिए कितना बड़ा उनका कारोबार होगा कोचिंग का। तो इसलिए आप देखिए, दूसरी बात देखिए, कोचिंग वाले
जो अखबार में विज्ञापन देते हैं, विशेष तौर पर रिजल्ट आने के बाद 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के विज्ञापन, 5-5 विज्ञापन देते हैं। आप इनके होर्डिंग्स देखिए शहर में, आप इनके बैनर्स देखिए शहर में, मतलब लाखों रुपए हर साल इस पे खर्च करते हैं केवल प्रचार अभियान के ऊपर। तो नेचुरली अब ये अच्छे दिन थे, अब देखना ही पड़ेगा कि नए जो गाइडलाइन आई है। ओम जी एक सवाल मैं बीच में और करूंगा। जब आपने मानसिक दबाव की बात की कि भाई छात्रों पर जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनमें मानसिक दबाव होता है, उस मानसिक दबाव के छुटकारे के लिए आपने ये महसूस किया होगा कि सूखे नशा और नशाखोरी की भी व्यवस्थाएं बहुत भयंकर बढ़ी, और कोटा एक नशे का ट्रांजिट सेंटर बन गया, और कोटा के अंदर जितने बच्चे थे वो सारे पुड़ियों के से अंदर ले रहे हैं, क्योंकि दबाव इतना था मानसिक। उससे अगर मुक्त होने के लिए उनको चाहिए कि उनको किसी से की नींद आ जाए, किस तरह से सो जाएं, इस तरीके से वो चल रहे थे, और लड़के में ये नशे का वो कारोबार बहुत भयंकर बढ़ा। सुरेंद्र जी, ये जो कोचिंग का सिस्टम है, इसके लिए मेरे को लग रहा है हर वर्ग जिम्मेदार है। शिक्षक वर्ग जिम्मेदार है, अभिभावक खुद जिम्मेदार है इसके लिए जी। अभिभावक ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे की कैपेसिटी क्या है मेंटली, वो IITI ये इसको क्रैक कर पाएगा नहीं पाएगा। एग्जैक्ट उनके ऊपर थोपते हैं, हाँ, जो उनके सपने हैं वो उनके ऊपर डालते हैं अनावश्यक रूप से। और फिर क्या होता है, अगर आपको बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप समझाएं, उसको हटा दीजिए वहां से, पर उनको लगता है कि जो उस बच्चे ने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते। हाँ। सबका मेंटल स्टेटस अलग अलग होता है। बिल्कुल। और जब बच्चे को लगता है अभिभावक की मेरे साथ नहीं है तो और ज्यादा डिप्रेशन में आता है। दूसरी बात, हमने स्कूलों की जो व्यवस्था है, सरकारी स्कूल में तो आप जानते हैं अध्ययन की क्या स्थिति है, लेकिन जो निजी स्कूल है उनमें 6ठी-7वीं क्लास से जो वहाँ के टीचर हैं वो खुद ट्यूशन प्रवृत्ति को विकसित करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है ओम जी की जो टीचर्स हैं वो कोचिंग सेंटर के जो अध्यापक होते हैं वो यहाँ स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, वो ही फिर उनको ट्रांसफर करवाते हैं। वो सारा ध्यान कोचिंग सेंटर में लगाते हैं, छात्रों को ले जाने के लिए वो एक तरीके से एजेंट है। और कई स्थिति तो आती है अभिभावक, कई बार अभिभावक मजबूर भी हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे बच्चे करियर खराब हो जाएगा। जब शिक्षक आपको बच्चों को कक्षा में लताड़ेगा, फटकारेगा, तो बच्चे का जो मोरल होता है डाउन होता है, तो शिक्षक अभिभावक सोचते हैं उसको हम भेज देते हैं। तो ये भी किस्से बहुत हुए हैं और होते रहे हैं हर युग में होते रहे हैं। दूसरी बात, कोचिंग सेंटर फर्जीवाड़ा देखिए आप, जो विज्ञापन देते हैं तस्वीरों के, उनमें आधी तस्वीरें फर्जी होती है कई बार। उनमें अगर आपने देखी विज्ञापन 100 तस्वीरें छप रही है तो उसमें 70,000 ओरिजिनल 20-30 कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीरें होती है। और उनको मिलाएगा कौन? उनको प्रचार करना है अपना, उनको विद्यार्थी खींचने तो उस तरह प्रचार करते हैं अपना। तो और आप देखिए, मैं अभी बताऊं, एक कोचिंग सेंटर छापा पड़ा जोधपुर में, वो तो ऑफर दे रहा था दिवाली होली पे, धमाका ट्रिपल ऑफर डिस्काउंट दे रहा है वो। जैसे दिवाली पे फ्रीज वाले डिस्काउंट देते हैं, दुपहिया वाहन, कार वाले या सोने के ज्वेलर, वो विज्ञापन देता है बाकायदा कि साहब ये कोर्स करेंगे 30% विज्ञापन, ये 2 कोर्स करेंगे 50% विज्ञापन, ये 3 80। ये क्या है? शिक्षा, कभी शिक्षा और चिकित्सा सेवा के काम समझे जाते थे। चलिए, हर चीज का व्यवसायीकरण हुआ है, माना, इसका भी हो सकता है इस तरह का व्यवसायीकरण कि आपने शिक्षा के शोरूम खोल दिए, मतलब शिक्षा बाजार बन रही है, शिक्षा को बाजार में बेचने को बैठ गया उसका। बिल्कुल, मार्केटिंग में आ गया। दूसरी बात ओम जी, एक जब आपने इनका तस्वीरों की बात कही कि जो टैलेंटेड बच्चे उनकी तस्वीरें विज्ञापनों में छापी जाती है, उसमें मजेदार बात ये होती है कि इन टैलेंटेड बच्चों को पैसे दिए जाते हैं कि भाई आप हमारे उसमें फोटो, और आपको सिर्फ ये लिख के देना है कि हमें इनसे मदद मिली। वो आपके यहाँ भी आप मदद मिली तो वो आपसे भी पैसे ले लेंगे, अभिभावक उनके दूसरी जगह से भी कह लेंगे हाँ आपसे भी मदद मिली, हाँ जी आपसे भी मदद, 3-3 जगह फोटो छप रहे हैं एक बच्चे की। भले में बच्चों को पैसे, तो अभिभावक सोचते हैं हमारे कोचिंग फीस रिटर्न हो रही है तो हमें भी का फर्क पड़ा। लेकिन सुरेंद्र जी, एक पहलू और है इसमें, कोई बच्चा 9वीं से कोचिंग कर रहा है, अगर उसने 9 से 11 X कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली है, 12th बाद वो Y कोचिंग सेंटर चला गया, तो अगर वो टॉप करता है तो दोनों शेयर लेते हैं उसका। उनका कहना होता है बेसिक फाउंडेशन हमने तैयार की है। हाँ, 9वीं से अगर हमारे पढ़ा, IIT आपके क्रैक किया या मेडिकल आपसे क्रैक कर, तो ये भी स्थिति रहती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा एक ही अखबार में 3 उसके विज्ञापन है, तीनों में टॉपर एक ही बच्चा होता है, और ये विवाद का विषय बन भी चुका है। उसका समाधान ये सामने आया था। दूसरी बात, अब देखिए कोचिंग सेंटर पैसा इतना कमाते हैं, लेकिन सुरक्षा का आप देखिए बच्चों को ध्यान नहीं रखते। नहीं, कोई साधन, मतलब आप ये देखिएगा कि सुरक्षा क्या, मतलब कहीं ये जो अगर मान लीजिएगा इनके मानसिक काउंसलर हो कोई अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो काउंसलिंग करे तो हो सकता है आत्महत्या ना हो या आत्महत्या के कम हो, या पेरेंट से काउंसलिंग करे, टीचर से काउंसलिंग करे। काउंसलर होते ही नहीं इनके, मनोवैज्ञानिक कोई है ही नहीं। ये तो सुरेंद्र जी पीछे छुड़ाते हैं आत्महत्या करने के बाद। हाँ, ये अभिभावक कहते हैं कि बच्चा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं, वो उसका कारण ही ये बताते हैं कि सर प्राइवेट इनके रिलेशंस होंगे, लड़के लड़कियों वाले मामले, नशा करता था इसलिए मर गया,
ऐसा करके, मतलब वो अपने कोचिंग सेंटर पर तो आने ही नहीं देते। एक बात ये भी है, जहाँ हजारों बच्चे कोचिंग लेंगे एक कोचिंग संस्थान में, कोचिंग संस्थान वाला किसका ध्यान रखे, उसको अपनी फीस से मतलब है जो एक बार में ले लेता है। हम अपने स्कूल की बात करें, 80 अगर बच्चे पढ़ते हैं, टीचर का ध्यान रखता है 80 बच्चों को, उसको पता ही नहीं कौन सा बच्चा है। जो कोचिंग सेंटर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप काउंसलिंग तो बड़ी बात कर रहे हैं, आप देखिए इनमें पार्किंग नहीं होती है, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होता इनके अंदर। आप देखिए अभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जयपुर में हुआ था, गैस रिसा हो गया था, 20 छात्राएं बेहोश हो गई थी। दिल्ली में ध्यान आप पता है अंडरग्राउंड में कोचिंग सेंटर चल रहा है, अंडरग्राउंड कोचिंग सेंटर में सड़क से लेवल से वो नीचे है जी, सड़क का पानी चला, 3 बच्चे मर गए। तो इनको इस चीज से मतलब नहीं है बच्चों का क्या हो रहा है, इनको अपनी फीस से मतलब है, और वो एक कमा रहे हैं और एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। आप देखिए इसमें राजनीतिक शामिल हैं, इसमें प्रशासनिक अफसर शामिल हैं, इसमें समाज के प्रभावी लोग शामिल हैं। अब जब ये सब मिलके चलाएंगे तो एक ऐसा कागज बन जाता है कि इसको तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते। और दूसरा ये मतलब अब आप ये देख रहे हैं कि कोई कोटा के अंदर कोई राजनेता, कलेक्टर और ये अधिकारी, इनको क्या जरूरत पड़ी है कि कोचिंग सेंटर को काम करने के लिए आप प्रचार करें कि आप आइए, क्यों? अब इनके देखिए राजनीति को लगता होगा कि इसकी पहचान मेरे कारण है, आज लोकसभा अध्यक्ष को लगता होगा कोटा की पहचान मेरे कारण है, तो उनको अपील करनी पड़ती है। कलेक्टर एसपी एक के सुरेंद्र पूरी शहर की अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वो उस पर आके टिक जाती है। कोटा की कोचिंग सेंटर की व्यवस्था उस पर टिक गई। वहाँ 4000 के करीब तो हॉस्टल और गेस्ट हाउस हैं जी, वहाँ के ऑटो वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, चाय वाले, कैंटीन वाले, सबका धंधा उनसे चलता है। तो एकदम जो बैठता है शहर की अर्थव्यवस्था बैठती है। बिल्कुल। आज कोटा शैक्षिक नगरी नाम पे जो आर्थिक विकास कर रहा था वो एकदम ठप सा होने लग गया। अजमेर के मैं बताऊं मुझे, अजमेर के एक शिक्षाविद हैं, शिक्षाविद क्या है वो भी है तो व्यापारी प्रशिक्षण संस्थान स्कूल चलाते हैं, बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं अजमेर के अंदर। उन्होंने देखा एक कोटा के अंदर 3-4 करोड़ रुपए लगाकर एक हॉस्टल खोला, सिर्फ हॉस्टल, उसमें हॉस्टल रहेंगे, उसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, खाली पड़ा हुआ है। आज क्या करेंगे सुरेंद्र जी, वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, कर्ज नहीं चुका, लोन लिया, वहाँ कोटा में शहर बस गया था हॉस्टल का अलग। बिल्कुल। अब स्थिति क्या है, वो करीब 60% खाली पड़ा है। जो किराएदार कम जगह पहले कोटा वाले 12,000 रुपए लिया करते थे, 12,500 रुपए, वो 2,500 तक आ गया मकान मालिक। उसके बाद भी वो ताले लगे हुए हैं। और एक जमाना तक कोटा में जगह नहीं मिलती था, वो टॉयलेट के बोर्ड लटके हुए। बिल्कुल, हाँ, वो तलवंडी है, विज्ञान नगर है, वो कोटा के अंदर सारा। अब मैं कह रहा हूँ जैसे अब जो नए निर्देश आ रहे हैं सरकार के, उसमें ये भी आया कि आप फर्जी विज्ञापन दे सकते हो, भ्रामक दावे नहीं कर सकते हो आप, इस तरह विज्ञापन रोक लगेगी तो जो आमंत्रण होता था, नेचुरली अभिभावक भी और बच्चे भी विज्ञापन देकर आकर्षित होते हैं। बिल्कुल, इस कोचिंग सेंटर से 1200 बच्चे पास हुए, 1000 बच्चे पास हुए, तो एक वो भ्रामक दावे आप बंद करोगे तो उसका निश्चित रूप फर्क पड़ेगा कोचिंग पे। और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था सरकार कर रही है, ये ना सिर्फ किशोर पीढ़ी के लिए जरूरी है बल्कि समाज के लिए जरूरत है। क्योंकि अगर 14-16 साल के बच्चे में डिप्रेशन आने लग जाएगा तो हम किस समाज की संरचना करेंगे। अगर 14-16 साल का बच्चा नशीले पदार्थ का सेवन करने लग जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा। तो इसलिए ये निर्देश बहुत जरूरी थे। कोचिंग सेंटर चलेंगे और चलते रहेंगे, देखिए उसमें आप रोक नहीं सकते, ये जरूर दूसरा तोड़ करेंगे, पर जो एक खुलापन था वो निश्चित रूप से कम होगा। बिल्कुल हुआ है। और अब अपन दूर कहाँ जाएं, अजमेर की भी बात करें तो अजमेर में जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनके अगर प्रशासनिक जांच की जाए तो वो कितनी जरूरतों को पूरा करते हैं, कितने नहीं करते, ये एक जांच का विषय हो सकता है। क्योंकि बहुत कम संस्थान ऐसे हैं जो रिहायशी इलाकों के अंदर संस्थान चल रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं, पार्किंग होती नहीं है, आने जाने वाले रोग होते हैं और तंग हो जाते हैं। मतलब लोग बाग कहते हैं कि हमारे रास्ते को साफ करो, रास्ता साफ तो होंगे ना। सुबह अगर 7 बजे क्लास शुरू हो रही है, हाँ, और रात को 10 बजे तक चल रही है, तो आपका तो जो आप अगर अपने मकान के पास कोचिंग सेंटर चल रहा था आप तो परेशान होंगे, पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता। सब यातायात दुपहिया वाहन पाएंगे, 4 पहिया वाहन पाएंगे, हॉर्न भी बजेंगे सुबह। बच्चों को इससे मतलब नहीं कि 7 बजे 8 उनको पढ़ने आना, उनको इससे मतलब नहीं आसपास कौन रहता। और फिर आप लाख उनको सेंटर वालों को कह दीजिएगा, वो कहेंगे हमने थोड़ी पार्किंग कर रखी है, पार्किंग करने वालों को हटाओ, इनको ले जाओ, उठवाओ, कुछ भी करो। तो बड़ा लेकिन जो सुरेंद्र सेंटर चलाता है उसकी आपको पता है पकड़ पुलिस में भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। पुलिस और प्रशासन के बच्चे पढ़ते ही हैं। हाँ बिल्कुल। और जब वो आप समझ सकते हो उनको मोबिलाइज करते होंगे। आज किसी सीआई का बच्चा या एसपी का बच्चा, अतिरिक्त कलेक्टर का बच्चा अगर वो कोचिंग सेंटर पढ़ रहा है आपके, मतलब उनसे फीस नहीं लेंगे, उसके बाद में उनसे हमारे ऑब्लिगेशन पूरे करें। और मेरे ख्याल में हर कोचिंग सेंटर की बिल्कुल यही स्थिति है। बिल्कुल ये स्थिति है। तो कोचिंग का तो देखो सुरेंद्र माहौल ऐसा हो गया है कि ये विशुद्ध बिजनेस हो गया है, बढ़िया बिजनेस है, सफेद पोशों का बिजनेस है ना। इसमें कई कोचिंग फीस की रसीद नहीं दे रहे हैं, वो आधी फीस देते हैं। अभी जो उत्कर्ष का छापा पड़ा उसमें इस मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने फीस नहीं दी है। हजारों बच्चों के जो फीस के रजिस्ट्रेशन मिल नहीं रहा उनके अंदर। तो ये कोचिंग का तो मुझे लग रहा है कि सरकार अगर सख्ती नहीं करेगी तो युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो बहुत प्रभावित होगा। इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो दोस्तों आपने ये देखा कि अगर सरकार ने सख्ती नहीं की तो ये कोचिंग संस्थान कहीं ऐसा ना हो कि युवा पीढ़ी को निगल जाए, उनके भविष्य को निगल जाए।
ये प्रश्न बहुत सोचनीय है और सीधी बात के तहत सीधी सीधी बात ओम जी ने जिस तरीके से बताई और खुलकर बताई, यह एक चिंताजनक विषय है। समाज को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा, हमारे निजी संस्थानों को सोचना पड़ेगा कि हम किस भविष्य की ओर जा रहे हैं। क्या कहीं हम बच्चों की एक पूरी पीढ़ी को संत्रास से तो नहीं गुजार रहे, कहीं पीढ़ी को कहीं नष्ट प्राय करने की स्थिति में तो नहीं आ गए हैं। अगर हमने ये सवाल आज नहीं सोचे तो कल पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और तब कुछ फायदा नहीं होगा सोचने से। तो बेहतर है कि समय पर सोचा जाए। ओम जी आप आए, आपने बहुत अच्छा अपने विचार रखे और बड़े खुलकर रखे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। आज इतना ही दोस्तों, कल फिर सीधी बात में अगली बार आपसे कोई अलग मुद्दे पर बात करेंगे। कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।